रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर आर्टिकल सेक्शन 124A से रिलेटेड है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब की उस तारीख साज जजमेंट से रिलेटेड है कि जिसमें बगावत की डेफिनेशन की गई और सेक्शन 124A ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड को आइन से मुतसादिम करार दिया गया और पाकिस्तान के शहरियों के जो बुनियादी हुकूक आइन पाकिस्तान में गारंटीड है उनकी वायलेशन करार दिया गया, उनकी खिलाफ वर्जी करार दिया गया। और उसकी जो जजमेंट शाहिद करीम साहब ने जस्टिस शाहिद करीम साहब ने अनाउंस की, उस जजमेंट ने एक तारीख रकम की और वो हमेशा एक अजीम फैसले के तौर पे याद रखी जाएगी। ये 14 मार्च 2023 की जजमेंट है। आज से चंद दिनों पहले ये जजमेंट आई और आप सबकी रिक्वेस्ट आई कि इस जजमेंट को एलिबरेट किया जाए कि इसमें किस तरीके से सेक्शन 124A को डिफाइन किया गया है और आइन से मुतसादिम करार दिया गया है। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the advocate of Supreme Court of Pakistan at Islamabad since 2017. 2017 से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ और 1000 के करीब मेरे केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं और 100 से ज़्यादा मेरे केसेस PLD की किताबों में रिपोर्ट हो चुके हैं। मसरूफियत की वजह से आप सबसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333268262 पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लिया करें, क्योंकि मेरा सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मसरूफ़ शेड्यूल होता है और फिर कभी कभी मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता। तो मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही अपने शेड्यूल से फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AC, ताकि और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर करें ताकि इस किस्म की वीडियो तो आप तक बआसानी पहुंच सके। और मेरा फेसबुक पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग AC, उसे भी लाइक और शेयर करें ताकि इल्म की ये शमा जलती रहे। मैंने एक टीवी प्रोग्राम में डायलॉग विद उरूज रज़ा, एक प्रोग्राम है रोज़ टीवी पे, उसमें आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के जो शिके हैं, आर्टिकल्स हैं जो बुनियादी हुकूक से रिलेटेड हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं, उनको डिफाइन किया उस प्रोग्राम में जो इस मेरे यूट्यूब चैनल पे वो मेरा पूरा प्रोग्राम मौजूद है। और ये जो जजमेंट आई इससे 2 साल पहले मैंने एग्जैक्टली यही डेफिनेशन, यही एलेबोरेशन, यही इंटरप्रिटेशन की सेक्शन 124A की और आर्टिकल 19 की और आइन के उन तमाम शिकों की जिनमें पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हुकूक डिफाइंड भी हैं और गारंटीड भी हैं। तो डायलॉग विद उरूज रज़ा के इस प्रोग्राम में मैंने हर चीज़ ऐसे ही डिफाइन की जैसे कि इस जजमेंट में जस्टिस शाहिद करीम साहब ने अपनी अजीम जजमेंट में, लैंडमार्क जजमेंट में डिफाइन की। वो प्रोग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप पीका ऑर्डिनेंस था जो इमरान खान साहब के दौर में आया था और उसकी डिबेट चल रही थी, उसी दौरान मैंने इसको डिफाइन किया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस तरीके से गारंटीड है और आप अवाम की आवाज़ को दबा नहीं सकते बाय फोर्स। आते हैं इस जजमेंट पे
تو یہ ججمنٹ ریٹ پٹیشن نمبر 59599 آف 2022 ہارون فاروق ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں اناؤنس کی، اور اس میں جو تاریخ تھی وہ تھی 14 مارچ 2023 جس کو یہ فیصلہ دیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے میرے فیوریٹ اور بہت ہی ایک جورسٹ جج، بڑے ہی پائے کے جج جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ تاریخ رقم کی یہ ججمنٹ اناؤنس کر دی۔ اس میں جسٹس شاہد کریم صاحب فرماتے ہیں کہ 124A کیا ہے، کہ اس کی پوری ڈیفینیشن انہوں نے لکھی اور اس میں بتایا کہ کس طریقے سے اس کو لا میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اور پھر بتایا کہ اس کو کس طریقے سے مس یوز کیا گیا، کس طریقے سے عوام کی آواز دبانے کے لیے اس کو یوز کیا گیا۔ اس ججمنٹ میں 47 ٹائمز سیکشن 124A کو ڈیفائن کیا گیا ہے، 47 ٹائمز۔ اس ججمنٹ میں ایلیبوریٹ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے عوام کے اس بنیادی حق کو عوام سے دور کیا جاتا ہے، اور پھر عوام کو بولنے بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ پروٹیسٹ کرے۔ یہ ججمنٹ شروع ہوتی ہے کہ سیکشن 124A are attempts to water down the harshness of that provision, but it still does not make the provision constitutional. These explanations were added later by amending the original section 124A. اسے amend بھی کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی یہ آئین کی باقی شقوں پہ پورا نہیں اترتا، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ اس میں جسٹس شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ میں ایک ایک چیز ڈیفائن کی گئی ہے کہ یہ کس طریقے سے آئین سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔ پیرا نمبر 39 میں ریڈنگ دا کانسٹیٹیوشن میں جج صاحب فرماتے ہیں کہ while considering the section 124A against the constitutional framework, the attorneys of James Madison, architect of Constitution of United States, must inform our views, the federal papers, if men were angels, no government would necessary. یعنی اگر یہ سارے جو عوام ہیں ان میں جو لوگ اگر فرشتے ہوتے تو پھر حکومتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary. اور نہ ہی جو حکمران ہیں وہ اینجلز ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور غلطی اگر ہو سکتی ہے تو پھر اسے کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے۔ اس ججمنٹ میں پاکستان کے آئین اور برٹش لاز اور انڈین لاز اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے قوانین اور فیصلوں کو بڑے ہی بہترین انداز میں ایلیبوریٹ کر کے جج صاحب نے ڈیفائن کیا ہے۔ A dependence on the people is no doubt the primary control on the government, but experience has taught mankind the necessity of auxiliary. تو اس میں ایک ایک چیز کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ Section 124A, which had already been introduced in the year 1870 in the PPC, one of the members of the Victories Council stated, یعنی 1870 میں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، اور وکٹری کاؤنسل کے ایک ممبر فرماتے ہیں اس ٹائم پہ This is the class that writes for the native press, perorates on platform and generally vents its spleen upon the government, which has not been able to find appointments for more than a fraction of the members. To honest, well-informed criticism, no English government would ever object
but every government has the right to object when its critics wander off from the criticism to calumny. No government such as ours in India can afford to allow the minds of an ignorant and credulous Oriental population to gradually poisoned and embritterated by the persistent calumny of the government and all its mayors. If these sections lead to a more careful, well-considered and responsible journalism, they will confer a benefit not only the state and the public but on the journalist profession itself. सहाफ़ियों के लिए भी ये जब डिफाइन किया गया तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई. फिर इसमें जवाहरलाल नेहरू का पैरा नंबर 8 जो जजमेंट का है, पैरा नंबर 8 में जज साहब जवाहरलाल नेहरू के मैटर को डिफाइन करते हैं. जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो ट्राइड फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A एज मैनी एज 8 टाइम्स. 8 मरतबा जवाहरलाल नेहरू पे यही सेक्शन अप्लाई करके उन पे केसेस बनाए गए. Finally, the learned author referred to a judgment by Allahabad High Court regarding 124A Ram Nandan versus the state LLR 1958 to all 84 and stated that each of the learned judges wrote a judgment of considerable learning and cogency of reason. The full bench of 3 judges, Allahabad High Court, unanimously held that 124A is to be void. It should be declared null and void. This was, however, upset by the judgment of Constitutional Bench of the Supreme Court of India in a later case on January 20, 1962, reported as Kailar Nath Singh versus the State Bihar, 1963, MLJ 40 Supreme Court. A.G. Noorani also referred to the view of the Lord Denning, who said that offense of seditious libel is now obsolete. Miss Asma Hamid जो है इसमें filed a brief. She eldered the history of the law, also referred to a cluster of the case, different jurisdiction. It was brought forth in the brief. उसके बाद इसमें British laws को भी define करती है. जज साहब इसमें हिस्ट्री भी बयान करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से इसको a reference to the historical fact would lend actually to the ये पैरा नंबर 4 में डिफाइन होता है. The law of section was originally drafted in the year 1837 by Thomas Beckley. Section 124A was inserted in PPC in 1870 through Penal Code Amendment Act in 1870. To the Land Council, petitioner was a tool. यानी ये जो सेक्शन है इस पे वो क्या कहते हैं कि it was a tool to be employed by the colonial masters to suppress and muzzle the people's voices of dissent against the government in power. यानी हुक्मरान जो हैं उनके खिलाफ कोई ना बोल सके, इसके लिए इस सेक्शन को wrongly अप्लाई किया गया और मिसयूज किया गया. फिर Britain law has been abolished through the Coroner and Justice Act 2009 and in Australia following the recommendation of Australian law उन्होंने भी इसको आइन से मुतसादिम करार दिया और ये करार दिया कि ये 2023 लाहौर हाई कोर्ट 1450 अगर आप लिखेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ये जजमेंट पूरी आ जाएगी. इसमें PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 1 को डिफाइन करती है जजमेंट और इसका पेज नंबर 43, इस जजमेंट का जो पेज नंबर 43 है इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस इन ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1 उस पे रिलाय करती है लाहौर हाई कोर्ट और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोटेड फ्रॉम द इंडियन डिसीजन AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 515 ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस. इसमें लिखते हैं कि इन टुडेज फ्री वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इज हार्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरकोर्स. The press has now assumed the role of public editor
making formal and non-formal education possible in large scale, particularly in the developing world where television and other kinds of modern communication are not still available for all the sanctity of the life. The purpose of press is to advance the public interest. Newspaper being surveyors of the news views, having bearing a public administrator, very often carry material which would not be palatable to the government and other authorities. इसमें काफ़ी जजमेंट्स का हवाला दिया गया है. लाहौर हाई कोर्ट की इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जजमेंट्स का हवाला दिया गया है, और जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उनके भी केसेस का हवाला दिया गया है. इसमें एक सिग्निफिकेंट फ्री प्रेस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय Donaldson MRAG Guardian number 2 1983 ALLER 545 600. उन्होंने इसको हेल्ड किया, एग्जिस्टेंस ऑफ अ फ्री प्रेस इज एसेंशियल एलिमेंट इन मेंटेनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ये पूरी जजमेंट इस फिलॉसफी के गिर्द घूमती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब आप कहते हैं उसमें आप किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते. एग्जैक्टली वो ही डेफिनेशन है कि इस जजमेंट में कि जो मैंने डायलॉग विद उरूज रज़ा प्रोग्राम में रोज़ टीवी पे जो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसमें आर्टिकल 19 की डेफिनेशन करते हुए जो उस वक्त के पीका लॉज थे जो इमरान खान साहब के दौर में बने थे, उनको मैंने जिस तरीके से डिफाइन किया है, एग्जैक्टली उसी चीज़ को डिफाइन किया है जज साहब ने. फिर यहाँ पे आ जाते हैं पैरा नंबर 59 पे. इस जजमेंट का पैरा नंबर 59 कहता है देयर आर 3 कीज वर्ड्स इन सेक्शन 124A: कंटेम्प्ट, hatred and disaffection. They are defined in Webster's Unabridged Dictionary second edition. उन तीनों अल्फाज को डिफाइन करती है ये अदालत, और जज साहब इसमें डिफाइन करते हैं कि कंटेम्प्ट क्या है. द फीलिंग विच अ पर्सन रिगार्डिंग एनीथिंग कंसीडर्ड मीन, वाइल और वर्डलेस, disdain, scorn, the state of being debased, dishonor and disgrace. Contempt, disdain, scorn implies strong feelings and disapproval combined with the disgust or dissension. Contempt is disapproval tinged with disgust for what seems mean, base or worthless. Hatred को डिफाइन करते हैं जज साहब के द फीलिंग ऑफ वन हु हेट्स, इंटेंस डिसलाइक और एक्सट्रीम एवर्ज और हॉस्टिलिटी. फिर डिसअफेक्शन को करते हैं डिफाइन जज साहब के द एब्सेंस और एलिनेशन ऑफ अफेक्शन और गुडविल, estrangement or disloyalty. It is an offense to bring, ये पैरा नंबर 60 में डिफाइन करते हैं कि it is an offense to bring into hatred or contempt or excite disaffection towards the federal or provincial government. From the definition set out above, it is apparent that there is a wide margin of appreciation of these terms, and it is entirely subjective for a construction to put on them. Their degrees may also vary considerably, but they may not matter ultimately, since if it is encompassed in the terms in the opinion of a decision maker, it is sufficient for an offense to be cognizable. For instance, contempt applies strong feelings of disapproval combined with digest, whether the feelings are strong enough to constitute an offense. ये इस अफेंस दरअसल पूरे का पूरा पावर दे देता है हुकूमत को कि वो किसी शख्स की बोली हुई बात को किस पैराहे में देखे और उसको किस लेवल तक पहुंचा के उस पर 124A अप्लाई कर दे. अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहता है उसे भी हुकूमत दबा देती है और इस केस में फंसा देती है, जबकि ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं, मैंने डिफाइन की हैं. जो मैंने डायलॉग विद उरूज रज़ा का प्रोग्राम है उसमें हर चीज़ मैंने डिफाइन की है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि इवन
the judgment of Supreme Court of Pakistan's Chief Justice can be discussed, can be positively criticized by the nation. When the judgment, final judgment is announced by the court of law, competent court of law, it becomes a public property and the public has the right to discuss it. मेरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. कभी कभार जज साहब कहते हैं आपके पास 10 मिनट है. मैं गुजारिश करता हूं सर, मेरी गुजारिश ये है कि the honorable court cannot confine the public to disclose their entire submissions, make their submissions within 10 minutes. क्योंकि public pays the taxes. Public pays the taxes from which the salaries of the judges are coming. अब अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो तनख्वाह ले रहा है वो एक गरीब ठेले वाला उसको टैक्स दे रहा है, जिससे वो तनख्वाह ले रहा है, रियासत को वो टैक्स देता है अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे, मरता है, जीता है, आटे की लाइनों में लगता है. अभी चंद दिनों पहले मुफ्त आटा शहबाज शरीफ ने बेचा, उसमें 25 लोग मर चुके हैं अब तक. ऐसी आवाम जो है वो अपने खून पसीने से टैक्स का पैसा जमा करके हुकूमत को देती है. और फिर जजेस अगर ये कहें, सुप्रीम कोर्ट के भी हो, चीफ जस्टिस भी हो, वो ये नहीं कहता कि आप 10 मिनट कह सकता कि जी 10 मिनट में आप अपनी जो फरियाद है वो बताएं, उसने सुननी है. हाँ, ये कह सकते हैं आप, मेरे आर्गुमेंट्स होते हैं कि माय लॉर्ड दैट आई मस्ट बी रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट थ्रू आउट माई आर्ग्यूमेंट्स एंड कंसाइज, आई शुड कंसाइज दी सबमिशन. ये नहीं कहा जा सकता आवाम को कि आप 10 मिनट में आर्ग्यूमेंट्स कर लें, आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि सारा टाइम ही अवाम का है, सारी मिल्कियत ही अवाम की है. जो डेमोक्रेसी है, जो अभी इसमें डिफाइन करते हैं जजमेंट में कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो तो ये कहती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, मुल्क की जो ताकत है वो अवाम है, तो अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता. अब इसमें जो पैरा नंबर 53 ऑफ जजमेंट है वो डिफाइन करता है आर्टिकल 19 एंड सेक्शन 124A. इनको कंबाइन करके एक दूसरे के साथ जोड़ के, जैसे मैंने डायलॉग विद उरूज रजा प्रोग्राम में रोज टीवी पे डिफाइन किया, इन दोनों को आपस में ऑल टुगेदर करके, आइसोलेशन में अगर आप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जब आप इनको मिला के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. पैरा नंबर 53 में जजमेंट फरमाती है, जज साहब कहते हैं कि every article 19 of the constitution define that every citizen shall have the right to freedom of speech and expressions, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with the foreign states, public order, decency or morality, and in the relation to contempt of the court, commission of recruitment or an offense. अब इसमें अगर 19A के जितने भी राइट्स गारंटीड हैं उनको सल्ब किया जाता है तो वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होता, और वो हर सूरत में आइन के जो मेन स्ट्रक्चर है उसके साथ मुतसादिम होता है और वो नल एंड वाइड करार दिया जाता है. तो इस जजमेंट में फाइनली ये अनाउंस किया गया कि ये जजमेंट आइन के फ्रेमवर्क के खिलाफ है. इवन यूनाइटेड स्टेट्स के भी आइन की जो डेफिनेशंस है उन्होंने भी इस किस्म के जो लॉज हैं उनको इनके खिलाफ करार दिया कि जो बुनियादी हुकूक में आते हैं उनके ये खिलाफ है. और ये जजमेंट पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी अहमियत रखती है कि हमेशा याद रखी जाएगी, और इसमें हर उस शहरी को जिसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए फाइट की है उसको सपोर्ट मिलेगी. फाइनल जो इसकी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता देता हूं. जो लास्ट पेज है उस पे जज साहब फरमाते हैं पैरा नंबर 77 में, in conclusion it is held that section 124A PPC is unconstitutional and offends the fundamental rights enriched in article 19 and 19A of the constitution. exactly वही वर्डिंग के जो मैंने डायलॉग विद उरूज रजा प्रोग्राम रोज टीवी पे
डिटेल में एलोबोरेट की थी 2 साल पहले. Since the section 124A is inconsistent with and in derogation of the fundamental rights, it is held to be void as whole. It is hereby struck down. Justice Shahid Karim Saab, announced in open court 30 March 2023. Thank you very much.